छात्रों, अब तक हम भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान और पठारी प्रदेशों का अध्ययन कर चुके हैं। छात्रों, आज हम भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भारत के तटीय मैदानों का वर्णन आप पहले छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा विस्तार से हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ इस मैप में देख सकते हैं, इधर पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट, ये दो हमने पठारी प्रदेश में पढ़े थे। और यहाँ पर आप देखेंगे तट रेखा, भारत की समुद्र तटीय रेखा। तो पश्चिम में अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का जो सकरा मैदान है उसे हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इसी तरीके से पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के मध्य में जो सकरा मैदान है उसे हम पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। तो ये आपका सामान्य परिचय तटीय मैदानों के बारे में। इनका विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी अर्थात पूर्वी और पश्चिमी घाट तथा समुद्री तट रेखा के मध्य है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन और निक्षेपण तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। भारत के इन तटीय मैदानों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कौन से दो भाग हैं? आप यहाँ देख चुके हैं मैप में, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ये आप देख सकते हैं, आपको जिसमें भी सही समझ में आ जाए। ये दो मैप हैं, इनकी सहायता से आपको समझना है। ये पश्चिम में अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का जो तटीय मैदान है, जिसको मुख्यतः हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भाग? एक ये कोंकण का तट और दूसरा कोंकण के दक्षिण में मालाबार का तटीय मैदान। आप यहाँ थोड़ा सा विस्तार से देखने का प्रयास करें। तो इन मैदानों को हम किस तरह से विभाजित करें? तो पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरब सागर के तट के बीच स्थित हैं, जिनका विस्तार गुजरात के सूरत से लेकर, कहाँ से? गुजरात की सूरत से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। यहाँ से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इन मैदानों का विस्तार मिलता है। इन्हें हम अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे गुजरात का मैदान, जिसे हम कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का तटीय मैदान भी कहते हैं, ये गुजरात का तटीय भाग है। इसके दक्षिण में कोंकण का मैदान है, जो दमन से गोवा के मध्य तक है। गोवा से मैंगलोर तक कन्नड़ का मैदान और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार का मैदान। ये पूरे मैदान को हमने चार भागों में इस पश्चिमी तटीय मैदान को डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया। भारत का जो पश्चिमी तट है गुजरात में अधिक चौड़ा है और दक्षिण की ओर जाने पर चौड़ाई में कमी आती है। कोंकण का तट साल सागवान की अधिकता वाला है। कन्नड़ के तटीय मैदान का निर्माण प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जहां गरम मसाले, सुपारी, नारियल आदि की कृषि की जाती है। मालाबार का जो तटीय मैदान है वहां पर लेगुन पाए जाते हैं। केरल के पुन्नामदा कयाल में नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली अर्थात नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं और यह अधिक कटा-फटा होने के कारण बंदरगाहों के विकास हेतु उपयुक्त प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। ये सामान्य जानकारी आपको पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में रखनी है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये गुजरात का तटीय भाग, काठियावाड़ या कच्छ का मैदानी भाग। जैसे जैसे हम दक्षिण में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके भाग हम कैसे बताएंगे? गुजरात के बाद कोंकण, इसके बाद कन्नड़, उसके बाद मालाबार का तटीय मैदान। तो ये पूरा भाग हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है। अब आप यहाँ देखेंगे पूर्व में, इसे हम कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ये
इसके पूर्वी तट में आप सबसे पहले उत्कल का मैदान देखेंगे। पूर्वी घाट, सबसे पहले इसकी क्या परिभाषा है या किस तरह से हम समझा सकते हैं, तो जो पूर्वी तटीय मैदान हैं वे पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित हुए हैं। ठीक है, इनका विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। यहाँ से लेकर के ये मैदान कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। इन्हें हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग हो गए, आप यहाँ सबसे पहले देखेंगे उत्कल का मैदान, जो स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच स्थित है। कहाँ, उड़ीसा में। ये महानदी आपको मैप में दिखाई दे रही है और यहाँ पर किनारे पर ये छोटा सा भाग उत्कल का मैदान दिखाई देता है। उत्कल के मैदान के बाद उसके दक्षिण में आप देख सकते हैं उत्तरी सरकार तट। ये उत्तरी सरकार तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, महानदी से कृष्णा नदी के बीच में, और इसका विस्तार उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। उत्तरी सरकार के बाद कोरोमंडल तट आता है जो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये है कोरोमंडल तट। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है इसका विस्तार, कृष्णा से कन्याकुमारी, और आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में इनका विस्तार है। पूर्वी मैदानों को दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों ही मानसूनों से वर्षा की प्राप्ति होती है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इन क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी की अधिकता है और चावल की अधिक खेती होती है। गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टा में कोल्लेरू झील स्थित है। चिल्का, पुलिकट झीलें भी इन्हीं पूर्वी तटीय मैदानों पर स्थित है। कौन कौन सी झीलें हो गई यहाँ पर, ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं। जब हम असाइनमेंट देंगे, सत्रीय कार्य देंगे, उस समय ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़े हैं, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ अपने मुहाने पर एस्चुरी न बनाकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। उत्तर से दक्षिण यहाँ के जो डेल्टा हैं, उड़ीसा में महानदी डेल्टा, आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा, तमिलनाडु में कावेरी नदी का डेल्टा। तो इस तरह से हमने दोनों ही तटीय किनारों पर 2 मैदान देखे। पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान जो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित हैं, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच पूर्वी तटीय मैदान स्थित हैं। तटीय मैदानों के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है भारत के प्रमुख द्वीप समूह। इन द्वीप समूहों को मुख्यतः बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के द्वीपों में विभाजित करते हैं। तो कौन कौन से द्वीप कहाँ कहाँ स्थित हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। केवल आपको एक बार रिमाइंड करना है कि वास्तव में ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत के जो द्वीप समूह हैं, इन्हें मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तथा दूसरा कौन सा हो गया, लक्षद्वीप समूह, जो कौन से महासागर में स्थित है, अरब सागर में, और दूसरे अन्य द्वीप। तो ये आप चार्ट एक बार देखें, द्वीप समूह और अन्य द्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। इन 2 प्रमुख द्वीपों के अलावा श्रीहरिकोटा, पामवन, न्यू मोर द्वीप, व्हीलर द्वीप और मौजूली द्वीप अन्य प्रकार के द्वीप हैं। अब हम देखेंगे इन मानचित्रों की सहायता से और फिर हम इनका वर्णन करेंगे। ये आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ये पूरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसको मैं और क्लियर मानचित्र में भी दिखाऊंगा। आप इसको 2 अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। पहले आप ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये उत्तर में आप देख सकते हैं नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और साउथ अंडमान के दक्षिण में आपको दिख रहा है पोर्ट ब्लेयर, जो यहाँ की राजधानी है। इसके दक्षिण में लिटिल अंडमान। तो ये सारा अंडमान का भाग है। लिटिल अंडमान के बाद 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, जो किसे अलग करता है, कार निकोबार को, अर्थात लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। कार निकोबार क्या है,
निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी भाग। कार के दक्षिण में आएगा लिटिल निकोबार और अंत में आएगा ग्रेट निकोबार। इसी ग्रेट निकोबार का अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है, दक्षिणतम बिंदु, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब इन दोनों अंडमान और निकोबार को हम अलग अलग समझेंगे। पहले हम इनकी सामान्य परिभाषा और उसका वर्णन देख लेते हैं। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जलमग्न पर्वतीय भाग है, कुछ की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से भी जुड़ी हुई है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हमने क्या कहा है, 10 डिग्री चैनल, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। यह अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अभी मैंने आपको बताया था मैप में, आप एक बार फिर इसको देख लें। ये 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान का अंतिम भाग जिसे हम लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान कहते हैं, और ये निकोबार का सबसे उत्तरी भाग कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान या कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री, अथवा अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सी अक्षांश है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अंडमान निम्न द्वीपों का समूह है। अभी मैप में भी बताया मैंने आपको, उत्तर में उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। इसके बाद हम देखेंगे ये अंडमान का जो अभी मैंने आपको नाम बताया, ये आप देख सकते हैं उत्तरी अंडमान, जिसे नॉर्थ अंडमान मैप में लिखा। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आप देखिए उत्तरी अंडमान। इसके बाद मध्य अंडमान, मध्य अंडमान के बाद ये साउथ या दक्षिणी अंडमान, और यहीं पर पोर्ट ब्लेयर राजधानी। ये भी पूछा जाता है पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, उत्तर में, मध्य में, दक्षिणी अंडमान में, तो आपको ध्यान में रखना है दक्षिणी अंडमान में। इसके बाद यहाँ पर यह रटलैंड आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है, रटलैंड द्वीप। इस रटलैंड द्वीप के दक्षिण में एक पैसेज है जिसे हम कहते हैं दक्कन पैसेज, दक्कन जल संधि, जो किन किन द्वीपों को अलग करती है ये पूछा जा सकता है। तो ये आप देखेंगे अंडमान के बिल्कुल दक्षिण में रटलैंड द्वीप है, इसके बीच में डंकन संधि है, और इसके नीचे फिर आप देखेंगे लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान। तो लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान को इस रटलैंड आइलैंड से अलग करती है, या दक्षिणी अंडमान के दक्षिणी भाग से अलग करती है। इसको हम कहते हैं दक्कन पास। ये आप और थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कर लें, मैं आपको लिखा हुआ मैटर समझा देता हूँ। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहीं पर प्रसिद्ध सेल्युलर जेल है। कोको स्टेट अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करती है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास पाया जाता है। ये अभी मैंने आपको मैप में बताया था डंकन पास क्या है। डंकन पास अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो भारत का ही एक हिस्सा है। ये हिस्सा नहीं, ये हिस्सा है। यह संधि रटलैंड द्वीप को अंडमान द्वीप से अलग करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि क्या है, दक्कन जल संधि, जो 48 किलोमीटर चौड़ी है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। ये है दक्कन पैसेज या दक्कन जल संधि। ये आप देख सकते हैं साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और ये आप देख सकते हैं लिटिल अंडमान, इनके बीच में दक्कन पैसेज है। अब हम बात करेंगे मध्य अंडमान। दक्कन पैसेज की बात हो गई। मध्य अंडमान के पूर्व में बेरन द्वीप स्थित है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकोडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। ये सब आपको मैप में देखकर समझना है। निकोबार द्वीप को भी कई द्वीपों में बांटा गया है। जिस तरह से हमने अंडमान को विभाजित किया था, उसी तरीके से निकोबार का उत्तरी भाग कार निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार, और अंत में ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट अवस्थित भारतीय क्षेत्र है। अब ये तीनों भाग निकोबार के मैं आपको मैप में समझाऊंगा।
भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। अब एक बार आप मैप में देख के समझ लें, जिस तरह से अंडमान को समझा है उसी तरह से निकोबार द्वीप का भी कितने भागों में विभाजन है। सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? कार निकोबार। कार निकोबार के बाद आप देखेंगे क्या आएगा? लिटिल निकोबार, और लिटिल निकोबार के बाद ग्रेट निकोबार। लिटिल निकोबार का मतलब हो गया छोटा निकोबार, और ग्रेट निकोबार का मतलब हो गया बड़ा निकोबार। तो इस तरह से इसको विभाजित करते हैं। लक्षद्वीप समूह, ये बात हो गई हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। लक्षद्वीप अरब सागर में है और प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रवाल निर्मित द्वीप कौन से हैं। कवरत्ती यहाँ की राजधानी है, जो 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनी काय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। लक्षद्वीप का यह सबसे बड़ा द्वीप मिनी काय कहलाता है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। अन्य द्वीपों में श्रीहरिकोटा, जो आंध्र के तट पर स्थित है, जहाँ पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील आंध्र और तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है। पामवन द्वीप, यह आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का ही भाग है तथा भारत और लंका के बीच स्थित है। पामवन द्वीप पर ही रामेश्वरम है, यह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। इसी तरह से न्यू मोर द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है, जिसके कारण इस पर अधिकार को लेकर विवाद के चलते दोनों देशों के बीच बांट दिया गया है। भारत के हिस्से में आए इस द्वीप का अधिकांश भाग जलमग्न अवस्था में है। इसके अलावा अब्दुल कलाम द्वीप, जो व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, यह उड़ीसा के सागर तट से दूर राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूर है। इसे व्हीलर द्वीप कहा जाता था। प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मौजूली द्वीप, ये एक नदी द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है और जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है। वर्तमान में मौजूली को असम का 35वां जिला भी घोषित किया गया है, अतः यह पहला द्वीपीय जिला बन गया है। तो ये हमने देखा भारत के तटीय मैदान और प्रमुख द्वीप समूह। अब यहाँ पर हमारा भौतिक प्रदेशों का टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद अगली क्लास में हम अपवाह तंत्र का अध्ययन शुरू करेंगे।